सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो जैसा आप सभी को पता है कि टेक्निकल कुछ इशू चल रहा है जिस वजह से कोई भी आपका लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है। सो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए टाइमिंग में थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं तो सेशन आपका 9 AM से ही शुरू होगा। सो आज के जो टॉपिक्स हैं, वैसे आज के पेपर में अगर आप देखोगे तो वैसे कोई बहुत एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स नहीं हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एडिटोरियल वाले सेक्शन में भी कोई इतने काम के नहीं हैं। एक दो चीज़ें हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से, नीवर के बारे में। नीवर के बारे में कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो उस साइक्लोन के बारे में, उसके बाद डीपीपी जो है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020, इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले डिस्कस किया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। जो एजुकेशनल कंपनीज़ हैं और वो कैसे चाइल्ड बिहेवियर पे चेंजेस ला रहे हैं, इसमें मेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेड यूनियंस के बारे में जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है वो क्यों ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो आपका लॉज आए हैं, जो इंडस्ट्रियल लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, उसका जो आया है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट आपका होना है। और उस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया है, चाहे वो सिक्योरिटी कोड हो या जो कोड्स आपके सरकार लेकर आई है। उसके बाद MQ9BC गार्डियंस क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया है। और इस प्रोजेक्ट में भी अभी देखिए शुरू हो रहा है, ये भी है ना, इसके बारे में भी कुछ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कामन क्या है वो डिस्कस करेंगे, भूटान, जर्मनी, और छोटी छोटी न्यूज़ और भी हैं, ठीक है। सो छोटी छोटी और भी न्यूज़ है। आखिर में मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, तो भी आपको ध्यान में रखना है, उसको भी लिखना है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप प्लान्ड प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है। कोड याद रखना है, SPLIV कोड इस्तेमाल करोगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और उससे पहले जब कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको पूरी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो नया बैच है दिसंबर 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है। दिसंबर 5 से आपका पेपर 2 से शुरुआत होगी इसकी, और फिर आपका पेपर 2 ख़त्म होने के बाद मे बी मिड ऑफ जनवरी से उसके बाद आपका पेपर 1 दोबारा से शुरू होगा, ठीक है। तो ये नया बैच आपका शुरू होगा दिसंबर 5 से एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। बहुत अच्छा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप 2021-22 की तैयारी करते हो या 2000 मतलब आगे जब की भी तैयारी कर रहे हो, तो एक ऑप्शनल आपका अगर ख़त्म हो जाएगा तो एक तो आपका IFS का रास्ता आपके लिए खुल जाता है, और एक ऑप्शनल में कमांड होने से एक काफ़ी आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये पूरा एक क्लास में नोट्स करा दिए जाएंगे और उसको फिर आपको बस उसको पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। और भी आंसर राइटिंग भी इसमें ही इंक्लूडेड रहेगी। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, और ये भी ध्यान में रखना है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो देखो, आप UPSC GS का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, UPSC ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है। UPSC आइकॉनिक भी आप ले सकते हो। आइकॉनिक में आपको मेंटर असाइन होते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको 80+ टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, पूरा आपका सिलेबस GS का कवर होगा। ऑप्शनल में आपके पास मौका है, आप जो ऑप्शनल देखना चाहते हो, बट जैसे मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप कर रहे हो तो एग्रीकल्चर आप देख लेना, ठीक है। वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, जो भी ऑप्शनल चल रहा है सब आप देख सकते हो। कोड याद रखो, SP लाइव कोड इस्तेमाल करोगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। तो ये ध्यान में रखना है। इस सेशन का PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, डेली डोज विद S.Pandey, या फिर SP करंट अफेयर्स। इसमें सिर्फ हिंदू के पूरे PDF आपको लास्ट 4 महीने के मिल जाएंगे, ठीक है। SP करंट अफेयर्स करके टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको जाना है। और सिर्फ PDF है, क्योंकि आप लोग बहुत मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर वो इतने कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें PDF नहीं मिलता है, तो उसमें आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल जिसमें सिर्फ PDF ही है। सो सिर्फ PDF ही है, तो जाओ डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से 4 महीने के पुराने जितने भी PDF इसमें इंक्लूडेड है। तो unacademy.com/@SPLive में आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो चैम्पियंस जो हैं इस बार के, जिन्होंने कल आंसर लिखा था, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। रीज़न ये था कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसको मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। तो और भी बच्चे हैं जिन्होंने पॉइंट्स लिखे, तो ये आप नाम देख सकते हो, ठीक है। अंजु मयंक, मृणमयी, भार्गवी, लक्ष्मी प्रिया साहू, श्री लक्ष्मी, ठीक है। चलो पहला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन नीवर के बारे में। नाम किसने दिया है, कमेंट सेक्शन में नाम मतलब आप बता सकते हो किस कंट्री ने ये नीवर नाम दिया है। अब लगातार 2 दिन से हमने कई चीज़ें डिस्कस की हैं, है ना। आज ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं क्योंकि समय है हमारे पास। सो उस पर कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक है। जब ये कोई भी साइक्लोन अगर
बे ऑफ बंगाल रीजन में आता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके लिए बन सकता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज एक स्पेशल क्लास भी आपकी है, नीवर जो साइक्लोन है उस पर डिस्कशन होगा रात को 8 बजे, तो लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें पूरा जो है आपका डिस्कशन है पूरा अच्छे तरीके से, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को आपको मिलेगी। तो देखो जो साइक्लोन है, जैसे ये इंडिया है, तो साइक्लोन आपके यहाँ बनते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो साइक्लोन बन रहा है, जैसे नीवर बन रहा है, और ये इस तरीके से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का इलाका इसको हिट कर रहा है। अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स आपके बनते हैं, ठीक है, अरेबियन सी में भी आपके साइक्लोन्स बनते हैं। तो जहाँ भी वाटर बॉडी है वहाँ पे साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। साइक्लोन आपके या तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो सकते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कॉन्टिन्यूस सप्लाई आपको ज़रूरत है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ये दो चीज़ों की ज़रूरत आपकी होती है। जब आप टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हो, टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हो, तो उसमें आपको फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही सेपरेट टॉपिक है, बहुत डिटेल में इस पर एक मेरा सेशन भी है, टॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच का जो डिफरेंस क्या होता है, और वैसे भी पहले के सेशंस में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो टेम्परेट, अब इसमें पूरा आपको ज्योग्राफी बतानी पड़ेगी, एयर मासेस क्या होते हैं, तो वो एक डिफरेंट एरिया में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन आपको अगर देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, तो एक सेपरेट आपका सेशन है इन दोनों साइक्लोन्स के बीच के जो डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा है, उसको आप जाके देख सकते हो। अगेन द सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। आज का जो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल रीजन में कंपैरेटिवली ज़्यादा साइक्लोन क्यों बनते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं अरेबियन सी से, ठीक है। तो इसके लिए आप इसका लोकेशन देखो, ये एक एंगल बन सकता है कि वाई मोर साइक्लोन्स फॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अब नीवर ने हिट किया, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग क्या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, कितनी विंड की स्पीड थी, ये जो न्यूज़ है वो देखो, इससे कोई पूछेगा नहीं आपसे। जो टॉपिक डिराइव होता है वो हमें ध्यान में रखना है, जिससे प्रश्न आपके लिए बन सकता है, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर देखोगे तो ये थोड़ा लैंडलॉक्ड है, बे ऑफ बंगाल लैंडलॉक्ड है तीन तरफ से, ये थोड़ा ओपन है, नीचे से भी पूरा ओपन है अगर आप देखोगे अरेबियन सी में। तो ये जो कंडीशन है साइक्लोन के बनने की 27 डिग्री सेल्सियस और ये, तो ये ईजिली यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जैसे अगर आप छोटा अमाउंट में थोड़ा पानी लोगे तो वो जल्दी हीट हो जाएगा, अगर आप बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर लोगे तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा समय लेगा हीटअप के लिए, सिंपल सी बात है। तो ये क्योंकि तीन तरफ से ये लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ से इसलिए ये कन्फाइंड है, तो इसलिए ये जल्दी हीटअप हो सकता है इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। और जो कंडीशन चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए, वो कंडीशन यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल एक लैंडलॉक्ड है, तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, लैंडलॉक्ड है। और हीट सर्कुलेशन इसमें कंपैरेटिवली मतलब हीट जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे तरीके से है, तो ऐसा नहीं कि जैसे क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास वाटर है, अगर आपने एक ग्लास गर्म पानी लिया और उसको बाल्टी में मिला दिया, एक बकेट में पानी में मिला दिया, तो क्या होगा, बकेट का पानी हल्का सा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे, क्योंकि वो हीट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लेकिन अगर उसी ग्लास में पानी प्रेजेंट है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, वो पानी और गर्म होता चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर बे ऑफ बंगाल रीजन की जो एरिया वो तीन तरफ से सराउंडेड है, लैंडलॉक्ड है और कन्फाइंड है, तो जो उसमें हीट होगी वो हीट पूरे तरीके से आप कह सकते हो कि उसी में कन्फाइन होगी, और जो कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा क्या है, कई सारी जो रिवर्स हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स हैं, वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे सो देयर आर सो मैनी रिवर्स, बहुत सी रिवर्स आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। और इस वजह से क्या है कि बे ऑफ बंगाल में फॉल करने की वजह से क्या है कि जो सैलिनिटी है आपकी बे ऑफ बंगाल के पानी की, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अगर सॉल्ट कंटेंट हायर होगा तो जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि जब सॉल्ट, जैसे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल, है ना, टेक एन एग्जाम्पल, सपोज करो ये आपका पानी है और इस पानी में ये जो पानी है और इस पानी के ऊपर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट हैं, तो व्हाट विल हैपन कि जो आपकी सूरज की रोशनी पड़ रही है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, और क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, हीटिंग रिड्यूस हो सकती है। तो पानी जो आपका आ रहा है, नदियों का पानी बे ऑफ बंगाल रीजन से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग कि
ये जो पानी है, ये जो वाटर आप देख रहे हो, ये जो वाटर बेसिकली ये एक तरीके से इसकी सैलिनिटी रिड्यूस हो जाती है। जो सैलिनिटी पार्ट है दैट रिड्यूसेस, और जब सैलिनिटी पार्ट रिड्यूस हो जाएगा सो इससे क्या होगा कि जो कंडीशन है साइक्लोन के बनने की वो सही हो जाती है, हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जब हीट एब्जॉर्प्शन होगा तो साइक्लोन का फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपका चलेगा, ठीक है, शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है बे ऑफ बंगाल के पास वो यही है, ठीक है, कि यहाँ पे नदियाँ का पानी जा रहा है, फ्रेश वाटर है, और इस वजह से सैलिनिटी भी है, और इस वजह से जो सैलिनिटी भी कम हो जाती है, इस वजह से जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना। उसके बाद आपके पास ईस्टर्नली जेट विंड्स है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो विंड्स ब्लो करती हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो विंड्स ब्लो करेंगी, ये विंड्स साइक्लोन्स को इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगी, ठीक है। ईस्टर्नली मतलब ईस्टर्न साइड से ओरिजिनेट करेगी, वेस्टर्नली मतलब वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट करना है। तो ईस्टर्नली से जो विंड्स है, इस वजह से भी जो आपकी यू कैन से कि जो साइक्लोन्स फॉर्म तो यहाँ पे हो गया, फॉर्म होने के बाद यही जो है ये हवाएं इसको इधर लेकर जाएंगी, ठीक है, और फिर ये लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल का मतलब ये हुआ कि जब वो लैंड एरिया के ऊपर आ जाता है तो वो लैंडफॉल हम कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो एंगल है वो क्या है कि ऑन एन एवरेज 5 to 6 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आपके होते हैं एवरी ईयर में बे ऑफ बंगाल रीजन में। हर साल लगभग 5 से 6 आपके साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आपके होते हैं। 2 महीनों में डिवाइडेड है, एक अप्रैल और मई का महीना है, ठीक है, मानसून से शुरुआत होने से पहले, और दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। तो अभी जो समय चल रहा है वो सेकेंड वाला है ना। तो इसके 2 सीजन्स होते हैं बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनने के, एक होता है अप्रैल से मई और दूसरा होता है अक्टूबर से दिसंबर। तो अप्रैल से जो मई का जो समय है जो हो चुका है, तो ये तो नहीं होगा, अक्टूबर से दिसंबर अभी जैसे नवंबर चल रहा है, तो ये सेकंड सीजन वाले जो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में बनते हैं उस कैटेगरी में आपका ये आता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो बिग डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है कि जो अप्रैल और मई में जो साइक्लोन बनते हैं और अक्टूबर दिसंबर में कंपैरेटिवली जो अप्रैल मई वाले साइक्लोन होते हैं वो क्या है, थोड़ा आप कह सकते हो, यू कैन से कि साइक्लोन थोड़ा सा ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होती है और इन कंपैरिजन टू जो अक्टूबर और दिसंबर में बनते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या बताया गया, इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये बताया गया कि जो साइक्लोन्स आपके बन रहे हैं, जो साइक्लोन्स अक्टूबर से दिसंबर में बनते हैं, ये साइक्लोन्स बेसिकली ये रेमिनेंट्स होते हैं, मतलब ये साइक्लोन्स इन जनरल क्रिएट पैसिफिक ओशन में होते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और हवा के सहारे बे ऑफ बंगाल में आते हैं, ठीक है। तो इनका जो रियल ओरिजिन है वो पैसिफिक ओशन का होता है, और उसके बाद फिर ये बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं, फिर वहाँ जो कंडीशंस मिलती है उस कंडीशन में वो और ग्रो करते हैं और फिर किसी भी एरिया को हिट करते हैं। लेकिन अगर अप्रैल मई के महीने में जो साइक्लोन्स आते हैं, अप्रैल में कभी जून में आ गए, तो ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल रीजन में ही बनते हैं, और क्योंकि उसी जगह ओरिजिनेट होते हैं इस वजह से क्या है कि वही मॉइस्चर है, वही साइक्लोन बड़ा हुआ है, ठीक है, और इस वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली हायर होता है। तो ये जो 2 डिफरेंस है वो 2 डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा एंगल अगर हम लोग देख लेते हैं, तो जैसे जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन शब्द की बात करते हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में बहुत से कैटेगरीज आपके आ जाते हैं। जैसे इस रीजन में जो साइक्लोन्स होंगे उनको हरिकेन्स बोलेंगे, है ना, अटलांटिक ओशन के, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनेंगे उनको भी हरिकेन्स बोलेंगे, ये भी साइक्लोन्स है, ये भी साइक्लोन्स है, और ये जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनेंगे उनको हम टाइफोन्स बोलेंगे। ये सब चीज़ें आपकी होती है, टाइफोन, साइक्लोन्स, हरिकेन्स और हरिकेन्स। फिर उसके बाद देखोगे कि अगर इसकी नेमिंग देखोगे, अगर आप साइक्लोन्स की नेमिंग देखते हो तो जैसे इसका नीवर नाम रखा गया जो कि ईरान ने दिया है, ईरान के द्वारा दिया गया। तो नेमिंग के लिए क्या है, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नेमिंग आपकी की जाती है। तो इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन 8 देश हैं इसमें, ठीक है, 8 कंट्रीज डिसाइड्स द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो यहाँ पे जैसे आपके इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान,
पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। उसके अलावा ये देश हैं आपके। इसके अलावा दूसरे जो मतलब ये पूरा जब इंडियन ओशन रीजन, ये तो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन का है, अगर पूरे इंडियन ओशन रीजन को देखते हो तो उस पूरे इंडियन ओशन रीजन में और भी कई सारे देश हैं, वो नाम अपना सजेस्ट करते हैं, और वो नाम जो है जो सजेस्ट करते हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की होती है, और वो रोटेशन बेसिस पर वो नेम आपके सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टेप लिया जाता है। जैसे बुलबुल एक नाम रखा गया था, वो पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया था। ऐसे साइक्लोन महा हुआ था, उसका नाम ओमान ने सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये मतलब फानी नाम था, तो फानी नाम जो आया था वो बांग्लादेश ने नाम दिया था। इस तरीके से अलग अलग जो देश हैं उन्होंने वो जो है आपके नाम प्रोवाइड करते हैं, और नेमिंग जो दी जाती है वो नेमिंग के पीछे वही रोटेशन एक बेसिस होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पे वो नेमिंग आपकी मतलब रोटेशन बेसिस पे नेम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी डोंट नीड टू नो एडुटेक कंट्रोल। अब देखो आप सभी को पता है ये एक नया एरिया आ जाता है, नया कंसेप्ट आ जाता है। जो एजुकेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी एजुकेशनल कंपनीज हैं, वो जो बच्चों को सिखा रही हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपका है, तो वो किसी न किसी तरीके से चाइल्ड बिहेवियर पर भी काफ़ी इंपैक्ट डाल सकती है। और क्या जो एजुकेशन और कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रंस को, वो ठीक है कि नहीं है, इस पर आपका ये एक पूरे तरीके से आर्टिकल, अगर आप देखोगे बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत सी चीज़ें सिखा रही है। इवन हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, हमने डिस्कस भी किया है, तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस पे कहा गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी 6th क्लास से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताया जाएगा। AI, रोबोटिक्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन से ही बच्चों को बताई जाएंगी, क्योंकि ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी क्या है, एक डिजिटल रिवोल्यूशन का समय है, डिजिटल रिवोल्यूशन का समय है। अब हम ये मान लें कि बच्चे जो है, जैसे इन्होंने ये माना हुआ, जो राइटर है उनके मन में ये ऐसा एक थॉट है, हो सकता है कि बच्चे जो है इन चीज़ों के सीखने लायक अभी नहीं हैं, और उस चीज़ को सीख के भी वो ज़्यादा फिर एप्लीकेशन नहीं सीख सकते हैं, और ये एक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इस तरीके से रन किया जाता है। लेकिन ये भी हमें देखना है कि अगर बच्चे सीखना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए, क्योंकि इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इस पर हाईलाइट किया है कि है ना कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये सब चीज़ों को क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही सिखाना शुरू करना है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है कि जैसे ये एडुटेक कंपनीज, आपकी बड़ी बड़ी जो एजुकेशनल कंपनीज है, इसकी अफोर्डेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। तो जो बच्चे इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इन सारी जो लर्निंग है इस पर बहुत आगे निकल जाएंगे, और जो अभी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट ही कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी हो जाएगी। जो लोग लर्निंग अच्छी कर लिया तो वो एक डिफरेंट क्लास बन सकते हैं, और जो रह गए हैं वो एक डिफरेंट क्लास बन सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी समाज में आगे चल के हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि अगर ऐसा सिखाया जा रहा है तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी फैक्टर पर भी वर्क करना जरूरी है सरकारों को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एंगल अगर देखा जाए, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो ये है, जो इसमें बोला भी गया है कि जो नई एजुकेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो बेसिकली जब मार्केटिंग भी करते हैं, जैसे ये सब इसी में लिखा हुआ है, मार्केटिंग भी अगर करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे वो बहुत सी पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे कि आपका अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आपका बच्चा रेस में पीछे रह जाएगा, फिर पेरेंट्स को लगेगा नहीं मेरा बच्चा पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एडवर्टाइज भी करेंगे कि देखो इतना छोटा बच्चा, इसने ऐप बना लिया, आपके बच्चा भी बना सकता है, तो वो बच्चा फिर उसको करेगा, और फिर इस तरीके का प्रोसेस आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो एग्रेसिव मार्केटिंग आपकी की जाती है, और फियर फैक्टर के बेसिस में एक प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की कोशिश की जाती है एज पर दिस आर्टिकल। सो चिल्ड्रंस आर बीइंग फास्ट फॉरवर्डेड इनटू लर्निंग अबाउट, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है, बहुत सी चीज़ें, स्पेस टेक्नोलॉजी, AI है, मशीन लर्निंग है, अलग अलग चीज़ों को या मतलब अलग अलग चीज़ों को करने के लिए मतलब सिखाने का कंपनीज जो एडुटेक जो कंपनीज है वो करा रही हैं, मतलब सिखा रही हैं, ठीक है। बट ये सारा पेड है। एल्गोरिदम्स आर बीइंग टॉट टू चिल्ड्रंस इन मोर इंटरैक्टिव इंटरेस्टिंग। कई जो एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके बेसिस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कंप्यूटर फंक्शंस करते हैं, उसको कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो वहाँ भी अगर आप देखोगे तो उसको भी सिखाया जा रहा है एक नए नए तरीक़ों से, ठीक है। उसके बाद ये भी हाईलाइट किया गया है कि चिल्ड्रंस जो बच्चे है ना, जो बच्चे, ऐसा मान लिया जाता है कि जो बच्चे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, एल्गोरिदम, कोडिंग और ये सब कर लेते हैं, वो एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन सकते हैं। बट इस चीज़ से इन्होंने एग्री नहीं किया कि हो सकता है कि ऐसा नहीं हो। उसके बाद क्या है, टीचिंग देम प्रोग्रामिंग सिंटेक्स और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स
फॉर एफिशिएंटली मैनेजमेंट डेटा इज डेफिनेटली नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द रेस। तो उनका ये कहना है कि ये सब चीज़ें जो उनको सिखाई जा रही है वो उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि कोई भी ऐप अगर आप बनाते हो, कोई ऐप अगर आप बना रहे हो तो उसको, या कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको, उसका सर्टेन एप्लीकेशन है। तो क्या बच्चे इस एज में उस एप्लीकेशन को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो समझ रहा है वो उस काम को, उस काम में जो भी करना चाह रहा है, जो उस पॉइंट्स को समझ रहा हो सकता है, उसकी एज 25, 28, 20, 30 ईयर्स जो भी हो, उसमें फिर क्या है, उसकी हेल्प के लिए ऐसे जो मतलब बच्चे हैं जो इन एरियाज़ में काफ़ी अच्छे हैं, इन एरियाज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक और भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो क्योंकि आज के समय में ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उस डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत नए नए सोफिस्टिकेशन, आपको कॉम्प्लेक्सिटी, सोफिस्टिकेशन देखने को मिल रहा है। हर चीज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रही है। तो अगर हमारी जो नई अपकमिंग जनरेशन ऐसी होगी जो इन चीज़ों को समझ रही है और इन चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल है, तो फिर ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे to develop mobile apps is again going overboard because most apps require knowledge of real world needs that children don't have। तो ये यही पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि ऐसे ऐप्स बनाने की जब बात करते हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स भी बनाई जा रही है, अब वो जो मोबाइल ऐप आप बना रहे हो तो उस मोबाइल ऐप की जो रियल वर्ल्ड में क्या ज़रूरत है उसको समझने की जब बात होती है, तो वो बच्चे उसको नहीं समझ सकते कि जो ऐप बनाना है किन किन एरियाज़ में बनाना है, ठीक है। तो ये एक एंगल इन्होंने हाईलाइट किया। उसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं वो बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग उनको सिखाया जा सकता है। कुछ चीज़ें और भी जो है, जैसे एल्गोरिदम टू प्रिपेयर ऑमलेट, इस तरीके की कैसे ऑमलेट बनाया जाता है, ये जो भी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है ना। मतलब इन्होंने बच्चे को बच्चा ही समझा है, बट आज के बच्चे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। उसके बाद क्या है, फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी दे कुड लर्न हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट्स, किस तरीके से अलग अलग सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जा सकती है। अब देखो ये सब चीज़ें क्या है, जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लगातार एजुटेक कंपनीज हैं वो चाइल्ड बिहेवियर पर क्या चेंजेस लेकर आ सकती हैं, तो वो किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ उनको लेकर जा रही हैं, वो उस पर आपको थोड़ा सा एक थिंकिंग करनी है। आज का मेंस का क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक है रिलेटेड विथ ट्रेड यूनियंस। तो ये टॉपिक भी अगर आप देखोगे तो ये आपका जैसे जीएस पेपर 2 के अंदर आपको ये आर्गुमेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसमें इन्होंने जो कहा है कि जैसे अभी आज से शायद प्रोटेस्ट शुरू है फार्मर्स का, फार्म लॉस के ऊपर। तो जो फार्म बिल्स आए थे और उसके ऊपर हम 3 जो बिल्स थे उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, एक लाइन हमने पहले डिस्कस की है। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट आपका हो रहा है, ये प्रोटेस्ट करने की अगर बात की जाती है तो उसमें इन्होंने कई बातें कही हैं कि बहुत सारे इनके पास रास्ते हैं। अब उन रास्तों में से उन्होंने मतलब ये रास्ता चुना है। वो चाहते तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके इस इशू को रेस कर सकते थे। ऐसी बातें हैं। तो ये हमारे इतने काम का नहीं है। हमारे काम का जो आ जाता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो है वो ये कुछ पॉइंट्स इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि ट्रेड लॉ से रिलेटेड जो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके दिए गए हैं इसमें बेसिकली दे आर रिलेटेड विथ जो लेबर कोड सरकार ने हाल में ही लेकर आए, लेबर कोड है, उस लेबर कोड से रिलेटेड है। वहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइटेड है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उस पर क्या क्या चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स हैं इस पर। सो कई सारे रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन हुआ है सिंस 1991। एम्प्लॉयर्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बार बार इस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं वो लेबर रिफॉर्म्स किए जाएँ, ठीक है। लेबर रिफॉर्म्स जो है किए जाए। लेबर रिफॉर्म्स क्यों किए जाए? बिकॉज उनका पर्पज़ यही है कि जो वी कैन से कि जो लेबर लॉज हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो लेबर रिफॉर्म्स भी, और साथ में ये भी आप कह सकते हो कि लेबर राइट्स का भी रिस्पेक्ट हो धीरे धीरे। सो यहाँ पे कोड्स डू एक्सटेंड सम, अगर जो नए कोड्स आए हैं कई सारे, जैसे यूनिवर्सल मिनिमम वेज, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सिक्योरिटी, गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कर्स। तो यहाँ पे अगर आप जो ये लेबर कोड्स आए हैं इनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्सल मिनिमम वेज, आपको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब एक मिनिमम जो अमाउंट है डेली बेसिस का, ऐसा नहीं अपने हिसाब से ही पे करना है, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी, गिग वर्कर्स को, और प्लेटफॉर्म जो इकोनॉमी वर्क
वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड करना, जैसे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उबर, ओला, या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ अगर आप देखोगे, हाँ, यहाँ पे ये जो अभी आई थिंक आज जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट एंटी लेबर लॉ प्रोटेस्ट है। ठीक है, ये जो मतलब जो लेबर लॉज सरकार लेकर आई उस पर है। उसके अलावा अब फार्मर्स के द्वारा भी आई थिंक कुछ प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, वो भी है। तो ये दो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हमारे जो पॉइंट हमें जो समझना है वो क्या है कि ये जो कोड्स लेकर आए हैं ये किन किन बातों की चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, जो ट्रेड यूनियन है उनका रिकॉग्निशन, उसके बाद फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को प्रोवाइड करना। उसके बाद यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया गया है, दे ऑल्सो अफोर्ड सब्सटेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयर्स। ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स जो लेबर कोड्स लेकर आए ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स को, जैसे वो इजीली हायर करें और किसी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम टू हायर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स एंड अनरेगुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो उनके पास ये भी राइट है कि दे कैन इजीली हायर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, उसके बाद अनरेगुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो फ्लेक्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर्स को ये प्रोवाइड की गई है। कोड्स ने दे हैव ऑल्सो रीडिफाइंड कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम। जो लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम है उसको डाइल्यूट किया है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर लेबर लॉज प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, लेबर राइट्स रेस्पेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ पर नज़र रखना। तो जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं वो देखते हैं, तो उसको भी डाइल्यूट किया गया है। तो ये भी एक एंगल है। तो ये सारे पॉइंट्स है, शायद इसी वजह से जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट आपका इन्हीं लेबर लॉज के खिलाफ आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है ये है एक प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है, MQ9B सी गार्डियंस। ठीक है, तो ये एक ड्रोन है। ठीक है, ये आपका ड्रोन है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो कि इंडियन नेवी ने इसको इंडक्ट किया है, इस ड्रोन को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, MQ9B सी गार्डियंस। ठीक है, MQ9B सी गार्डियंस ये एक ड्रोन है, इंडियन नेवी ने इसको लिया है। अनआर्म्ड ड्रोन है ना, प्रोक्योर्ड फ्रॉम द US, लीज में इसको लिया गया है। और जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 उसके अकॉर्डिंग आपकी मतलब इसको ऐसा लीज में लिया गया है। और यहाँ पे आपको भी ध्यान में रखना है कि ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सेपरेटली। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये सेशन है, क्योंकि इसमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर पर भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर आप डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर की बात करोगे तो इसमें जो हाईलाइट किया गया है वो क्या क्या हाईलाइट किया गया है, वो है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको उनका इंडिजिनस प्रोडक्शन, मतलब उनका प्रोडक्शन भारत में ही हो, एक एंगल इस पर फोकस किया गया है। ठीक है, और इंडिया एक हब के रूप में बन जाए, है ना, जो आप कह सकते हो कि एक वी कैन से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बन जाए ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप। अभी हम इतना सारा डिफेंस इक्विपमेंट खुद से ही वी कैन से कि हम लोग खुद से नहीं प्रोड्यूस करते, हम उसको प्रोक्योर करते हैं, किसी से लेते हैं। अब हमें प्रयास करना है किसकी तरफ, इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म के रूप में हम बन जाए, और हमारा जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज़ करें। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे DAP ऑल्सो एम्फसाइज ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग हब्स बोथ फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ये जो DPP है ये कई चीज़ें हाईलाइट कर रही कि जो इम्पोर्ट है हम खुद से बनाएं तो इम्पोर्ट हमें कम करना पड़े, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया। एक्सपोर्ट जो हम बना रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सके, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी प्रोटेक्ट करें। तो ओवरऑल इन एरियाज़ पे आपको फोकस किया गया है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा हाईलाइट किया गया है कि गाइडलाइंस लेकर आई गई है ना, गाइडलाइंस लेकर आई गई है, रिवाइज्ड फैसिलिटेटिंग प्रेफरेंस टू डिफेंस मेजर्स ऑफरिंग टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन इंडिया ओवर रेलिवेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वही सेम सी बात है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स भी है कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के, वो भी हम अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर सिंगल स्टेज अकॉर्ड ऑफ
accord in all cases up to rupees 500 crore to cut delays in approval of acquisition proposals। तो देखो जो चीज़ें एक्विजिशन प्रपोजल्स की बात, मान लो कोई प्रोजेक्ट आपका लेकर आया जाता है कि ठीक है इतना जो है प्रोक्योर करना है, ठीक है, तो उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं वो डिले नहीं होंगे। तो उसके लिए टाइम बाउंड मैनर में, अगर वो अमाउंट 500 करोड़ तक का है तो वो टाइम बाउंड मैनर में वो चीज़ तुरंत जो है वो अप्रूव हो जाए, ये भी आपका इसमें इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आया है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का एक नेवल एक्सरसाइज है, ऑसी इंडेक्स, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक नेवल एक्सरसाइज है और इसमें फ्रांस भी पार्ट बनना चाहता है, तो आपको तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मेनली इंडियन ओशन रीजन में ये जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, वो अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लगातार जो है वो अपने प्रेजेंस को वहाँ पे इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। और ये बेसिकली जो नेवल मतलब जो इंडियन नेवी है वो भी दूसरे देश के नेवी के साथ एक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करेगी, और है ना, कई सारी चीज़ें खुद भी सीखने को मिलती है और जो एक्टिविटीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में वो बढ़ेंगी और ये एक डेटरेंट फैक्टर के रूप में काम करेगा चाइना के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा जो बच्चे देख रहे हैं लाइव उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप जो है आप जो है नोट्स तो प्रिपेयर करते ही रहें। इस सेशन का जो पीडीएफ है डायरेक्टली एक आपका टेलीग्राम चैनल है एसपी करंट अफेयर्स नाम से, उसमें सिर्फ पीडीएफ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीडीएफ है हिंदू के, उसको डाउनलोड कर लो। क्योंकि जो दूसरा चैनल था उसमें क्या है कि उसमें काफ़ी सारे आंसर भी आप सेंड करते हो, आंसर आप उसी में सेंड करो डेली डोज विद s.पांडे, बट पीडीएफ के लिए आपको एसपी करंट अफेयर्स में जाके डेली है ना, एसपी करंट अफेयर्स में जाके आपको डाउनलोड कर लेना, उसमें लास्ट 4 मंथ के पीडीएफ जो है वो डाल दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप लाइव देख रहे हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो ये सेशन है वो लाइव आपका जैसे ही ये टेक्निकल ग्लिच आपका दूर होता है, ये सेशन दोबारा से वैसे ही 9 AM को ही लाइव होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा का मतलब अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक ये कावन नाम का एलिफेंट है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के जू में, तो इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी और ठीक है, तो फिर इसको क्या है कि एक देश है आई थिंक है ना, कंबोडिया है ना, तो कंबोडिया इसको ले रहा है। ये उनके जू में एलिफेंट था कावन नाम का, और इसकी केयर टेकिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। इवन वहाँ की कोर्ट ने भी हाईलाइट किया था कि जो एनिमल्स इस जू में हैं उनका प्रॉपर केयर टेकिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, तो फिर शायद इसको कंबोडिया इस एलिफेंट को ले रहा है, ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है भूटान। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, साथ में धीरे धीरे जो भूटान है वो दूसरे देशों के साथ भी अपने रिलेशन डेवलप कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में उसने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो चाइना से जर्मनी से जो है वो डेवलप करना शुरू किया, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से आपका डेवलप किया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो देश हैं जिन देशों के साथ भूटान का एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, सो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले काफ़ी कम थे ऐसे देश, अब धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है वो मात्र 53 कंट्रीज़ और यू है उसमें इंक्लूडेड। इंडिया और भूटान ने 1949 में एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया था, और इस एग्रीमेंट के तहत, यही फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है जिसके तहत इंडिया हर तरीके की जो मदद है वो भूटान की करता है। इवन डोकलाम इशू में भी इंडिया नहीं इंगेज था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भूटान की सॉवरेनिटी वहाँ पे हैम्पर हो रही थी और इंडिया और भूटान ने एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया था, इस वजह से इंडिया भी उस पर इन्वॉल्व हुआ और हमें भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डोकलाम तक अगर चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पहुँच जाता है, वैसे अभी रिपोर्ट्स कई कहती हैं कि बहुत क्लोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया गया है और उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो फिर इससे उनको बहुत ही स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिल जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरी तरीके से काट सकते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमारी एक्सेसिबिलिटी उसको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस एंगल से अगर आप देखते हो तो धीरे धीरे भूटान भी दूसरे देशों के साथ मिल रहा है। अब जब भूटान और दूसरे देश, मान लो यूरोपियन देश मिलते हैं, तो फिर भूटान में इनका प्रेजेंस बढ़ेगा। अभी फिलहाल के लिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसमें जर्मनी की जो एम्बेसी दिल्ली में, वहीं से वो कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे भूटान में भी सपोज करो दूसरे जो ये कंट्रीज़ हैं उनका प्रेजेंस हो जाएगा, तो वो चाइना के बहुत क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज़ का फिर चाइना के अंदर भी एक डर जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये भी है कि जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, उस फ्रेंडशिप ट्रीटी से जो भूटान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया से पूछकर ही हो रही थी, मतलब इंडिया और भूटान एक साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक कोऑर्डिनेटेड वे में कर रहे थे।
तो इस वजह से सेपरेटली डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो भी भूटान ने अलग से नहीं रखा। फिर एक जलीकट्टू नाम की एक मूवी है, उसको रखा गया है, मलयालम मूवी है आई थिंक, उसको ऑस्कर के लिए हमारी एक ऑफिशियल एंट्री है। ये लीजो जोस पेलेस्री, ये जो है लीजो जोस पेलेस्री, ये इन्होंने इसको डायरेक्ट किया। फिर है चाइना ने इंडिया को कहा है कि आपने ऐप्स जो बैन किया है उसके लिए वो ठीक नहीं है, ये एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, ऐसा कहा गया, इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना, नेशनल सिक्योरिटी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अब फिर चाइना भी को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या क्या चीज़ें लगातार मतलब जो उसके उनके कदम हैं वो उन्होंने उठाया भी है, कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ गिलगिट बल्तिस्तान के अलॉन्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या और भी जो इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन नेबरिंग कंट्रीज़ में अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ करना, इंडिया को सराउंड करना, बहुत से ऐसे कदम उठाए गए। तो अगर आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो पहले हमें भी मतलब चाइना को भी अपने एंगल्स में सोचना पड़ेगा कि आखिर चाइना जो है वो एक अच्छे नेबर के रूप में कैसे कदम उसको उठाना चाहिए जिससे एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके। आप एलएसी में भी अंदर इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत से ऐसे प्रयास आपने किए हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है चाइना को भी। अगर देखा जाए कि अगर 21वीं सदी को एशियन सेंचुरी बनाना है तो इंडिया और चाइना को साथ आना ही पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि उनका जो इंटरेस्ट है वो ऐसा नहीं कि एक का इंटरेस्ट एस्टैब्लिश होगा तो दूसरे का नुकसान होगा, है ना। ये समझना पड़ेगा कि दोनों के इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो सकते हैं अगर वो साथ में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये है, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि ये जो ऐप्स बैन किए हैं उन ऐप्स को बैन करने के पीछे कौन सा लॉ इस्तेमाल सरकार ने किया है। ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। एक ये एग्जाम्पल के रूप में आप कोट कर सकते हो, न्यूट्रिशनल पोर्टल का है आपका न्यूट्रिशनल पोर्टल, तो ये इसका सर्वर जो है वो 3 महीने से काम नहीं कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पोषण अभियान लॉन्च किया था, तो पोषण अभियान में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है उसको प्रोवाइड करना, चाहे चिल्ड्रंस, लैक्टेटिंग मदर, इन सबको जो है जो न्यूट्रिशियस फूड मिले और न्यूट्रिशन जो है मिले, तो उसके लिए ये पोर्टल एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि एक बड़ा एक रोल प्ले कर रहा था। और इसको बनाने में भी बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा ही ये डेवलप भी किया गया था, ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा था और वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूट्रिशन सिस्टम के रूप में इसको कंसिडर किया जा रहा था। तो अब यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि जब ये एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि जब आप कोई डिजिटल गवर्नेंस की तरफ जाते हो, चीज़ों को डिजिटली कर रहे हो, तो उसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, ठीक है, कि आपकी डिपेंडेंसी एक सिस्टम पर है और अगर वो सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा है तो उससे गवर्नेंस भी बहुत अफेक्ट हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल जो है मेंस आंसर राइटिंग या कहीं आप लिखते हो तो आप इस न्यूट्रिशनल पोर्टल का आप लिख सकते हो कि इसका किस तरीके से ये 3 महीने से काम नहीं कर रहा है, कोई भी जो सर्वर डाउन है या हैक कर लिया गया, जो भी रीज़न हो, तो ये एक फैक्टर के रूप में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है PM टू ले फाउंडेशन फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो जल्द ही जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसकी पहला स्टोन रखेंगे, है ना, पहला स्टोन आपका रखेंगे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत क्या है, जैसे मैंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, एक तो ये है कि हम अपने जो नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं उसको मे बी 900 के ऊपर से कर दें, 900 जो लोकसभा के MPs हैं 900 से ऊपर हो जाएं, ठीक है। हर एक जो MP है उनको ऑफिस दिया जाएगा, ऑफिस देने के बाद पूरा डिजिटल इंटरफेस होगा, ठीक है। तो ये एक कुछ ऐसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जैसे अगर आप सेंट्रल सेक्रेटरी तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो एक बिल्डिंग जो है क्रिएट की जाएगी जिसमें सारे मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसेस होंगे और ऊपर या नीचे जहाँ भी PMO का ऑफिस भी होगा, तो एक कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन इससे सेंट्रलाइजेशन भी आपका हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि जो न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स विल हैव सेपरेट ऑफिसेस फॉर ऑल MPs, सारे जो MPs हैं उनका एक अलग से ऑफिस भी इसके अंदर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नई तो पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी ही, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा और 3 किलोमीटर का जो राजपथ है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, उसको भी उसमें भी रिवैम्पिंग की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके डेवलप हो रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। एडुटेक कंपनीज आर शेपिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस, डिस्कस। 10 मार्क्स में आपको लिखना है, 10 नंबर में आपको इसका लिखना है। आप मुझे आंसर सेंड करोगे टेलीग्राम चैनल डेली डोज विथ S. पांडे। अपने आंसर आप मुझे सेंड करोगे डेली डोज विथ
s.पांडे, ठीक है। और इस सेशन का PDF जो अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है वो है SP करंट अफेयर्स, ठीक है, SP करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ PDF ही है, ठीक है। आप लोग लगातार मैसेज भी कर रहे थे कि ये इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमेंट्स और ये होते हैं, इसमें सिर्फ PDF है, जाके डाउनलोड कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट यू ऑल के लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, शेयर जरूर से करें। लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।